अनुसूचियों को आप संविधान के अपेंडिक्स मतलब परिशिष्ट की तरह समझ सकते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी किताब के मेन चैप्टर में ही बहुत लंबी लंबी लिस्ट या कोई टेक्निकल जानकारी डाल दी जाए तो उसे पढ़ना कितना मुश्किल और बोरिंग हो जाएगा, राइट? अनुसूचियां ठीक यही काम करती हैं। वो उन सभी प्रशासनिक डिटेल्स और लिस्ट को व्यवस्थित करती हैं जो आर्टिकल्स में फिट होने के लिए बहुत लंबी होती हैं। एक तरह से ये हमारे देश के शासन का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे विश्लेषण के लिए हम इस टेबल का इस्तेमाल करेंगे जो भारतीय संविधान की सभी 12 अनुसूचियों का एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देती है। इससे हमें एक बहुत ही साफ आधार मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। हमने अपनी पूरी चर्चा को 3 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा है राज्य की बुनियाद। इसमें हम ये देखेंगे कि पहली कुछ अनुसूचियां कैसे भारत देश का पूरा ढांचा तैयार करती हैं। यहां आप देख सकते हैं कि पहली 3 अनुसूचियां कितनी लॉजिकली देश की नींव रखती हैं। सोचिए, एक देश बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? जमीन यानी टेरिटरी। पहली अनुसूची यही करती है। ये भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट देती है। फिर इस देश को चलाने वाले बड़े बड़े अधिकारी और उनकी सैलरी दूसरी अनुसूची ये तय करती है। और आखिर में वो संविधान के प्रति वफादार रहेंगे, ये कैसे पक्का हो? तीसरी अनुसूची उनके द्वारा ली जाने वाली शपथ का पूरा टेक्स्ट देती है, जो हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और हाँ, ये तीसरी अनुसूची बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है दोस्तों, ये पक्का करती है कि हर सरकारी अधिकारी, मंत्री से लेकर जज तक, भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ने। यही तो हमारे लोकतंत्र का आधार है। चलिए अब दूसरे सेक्शन पर चलते हैं और देखते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है। शक्ति का बंटवारा। एक बार जब देश का ढांचा तैयार हो गया तो अगला कदम होता है शक्तियों और जिम्मेदारियों को सही तरीके से बांटना। यहाँ पे 2 बहुत ही जरूरी अनुसूचियां आती हैं। चौथी अनुसूची ये तय करती है कि राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, जो कि केंद्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व पक्का करता है। और 7वीं अनुसूची, अरे ये तो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे की रीढ़ की हड्डी है। ये केंद्र और राज्यों के बीच कानून बनाने की शक्ति को 3 लिस्ट में बांटती है। इसे एकदम आसान शब्दों में समझते हैं। यूनियन लिस्ट में राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, जैसे डिफेंस और विदेशी मामले, जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में लोकल इंपॉर्टेंस के विषय हैं, जैसे पुलिस और खेती, जिन पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। और एक तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट भी है, जिसमें शिक्षा और शादी जैसे विषय आते हैं, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। पर देखिए, शक्ति का बंटवारा सिर्फ केंद्र और राज्यों तक ही सीमित नहीं है। हमारा संविधान कुछ इलाकों को खास दर्जा भी देता है। 5वीं और 6ठी अनुसूची इसी से जुड़ी हैं, जो बड़ी आदिवासी आबादी वाले क्षेत्रों के लिए खास प्रशासनिक इंतजाम करती हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी फर्क है, ध्यान दीजिएगा। 5वीं अनुसूची पूरे देश के अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से जुड़ी है, जबकि 6ठी अनुसूची खास तौर पर सिर्फ 4 उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों के लिए है। ये खास ध्यान इसलिए दिया गया है ताकि इन क्षेत्रों की अनोखी संस्कृति और पारंपरिक शासन व्यवस्था की रक्षा हो सके। अब हम आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, भाषा और विधान। ये सेक्शन भारत की सामाजिक विविधता और इसके कानूनी ढांचे के कुछ बहुत ही यूनिक पहलुओं पर बात करता है। यहाँ 2 बहुत ही दिलचस्प अनुसूचियां हैं। 8वीं अनुसूची भारत की जबरदस्त भाषाई विविधता को सम्मान देती है, जबकि 9वीं अनुसूची का एक बहुत ही खास और सच कहूं तो थोड़ा विवादास्पद कानूनी मकसद है। 22 ये नंबर याद रखने लायक है। 8वीं अनुसूची में फिलहाल 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के तौर पर मान्यता दी गई है। ये शानदार तरीके से दिखाता है कि हमारा संविधान देश की सांस्कृतिक विविधता का कितना सम्मान करता है। अब 9वीं अनुसूची की कहानी काफी दिलचस्प है। इसे 1951 में पहले संशोधन से जोड़ा गया था और इसका मुख्य मकसद था भूमि सुधार कानूनों को अदालतों में चुनौती दिए जाने से बचाना। हालांकि इसका इरादा तो अच्छा था, लेकिन आज भी इस पर बहस होती है कि क्या इसका इस्तेमाल उन कानूनों को बचाने के लिए भी हो रहा है जो शायद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हों। और आखिर में हम पहुंचते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, आधुनिक शासन। ये वो अनुसूचियां हैं जिन्हें बाद में संविधान में जोड़ा गया ताकि समय के साथ पैदा हुई नई राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियों का सामना किया जा सके। ये आखिरी 3 अनुसूचियां लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की तरफ एक बढ़िया प्रोग्रेशन दिखाती हैं।
10वीं अनुसूची राजनीतिक अस्थिरता रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून लेकर आई। फिर 11वीं और 12वीं अनुसूची ने क्रमशः ग्रामीण पंचायतों और शहरी नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा और ताकत दी। तो ये दल बदल विरोधी कानून है क्या? आसान भाषा में कहें तो अगर कोई विधायक या सांसद अपनी राजनीतिक पार्टी बदलता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। इसे आया राम गया राम वाली राजनीति को रोकने के लिए लाया गया था, लेकिन इसके असर और कभी-कभी इसके गलत इस्तेमाल पर आज भी राजनीतिक गलियारों में गर्मागर्म बहस होती रहती है। तो कुल मिलाकर इसका सार क्या है? इन 12 अनुसूचियों का निचोड़ ये है कि वो भारत के क्षेत्रों को साफ साफ बताती हैं, शक्ति का बंटवारा करती हैं, भाषाई विविधता को पहचानती हैं, कुछ खास इलाकों को सुरक्षा देती हैं और लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करती हैं। ये सिर्फ लिस्ट नहीं है, ये हमारे देश के कामकाज का पूरा खाका है। और अंत में एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। आज के भारत में इनमें से कौन सी अनुसूची सबसे ज्यादा बहस या चर्चा का विषय है? क्या ये 9वीं अनुसूची का न्यायिक समीक्षा से बचाव है, 6ठी अनुसूची के तहत मिलने वाली खास स्वायत्ता है, या फिर 10वीं अनुसूची का दल बदल कानून? इस पर सोचना हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारा संविधान वाकई एक जीता जागता दस्तावेज है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है।